नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं नारे के साथ किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हैं। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दो टूक कह दिया कि सरकार कानून वापस देने वाली नहीं है, लिहाजा किसान 3 नए कृषि कानूनों के सुधार के लिए अपने सुझाव देने के लिए दोबारा बातचीत शुरू कर सकते हैं। कृषि मंत्री का बयान उन हालातों में आया है जब किसान प्रधानमंत्री को दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील कर चुके हैं। 22 जनवरी से अब तक बंद बातचीत दोबारा शुरू होने के आसार बने थे। वहीं 11 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान ने सरकार के कानूनों पर सख्त रुख को लेकर एक बार फिर से स्थिति साफ कर दी है। तो ऐसे में सवाल बरकरार है कि क्या बातचीत से बात बनेगी? क्या कानून वापसी की रट छोड़कर बातचीत की टेबल पर किसान आएंगे? क्या सरकार कृषि कानूनों पर बने गतिरोध को तोड़ने के लिए खुले मन से बात करेगी? ऐसे कई सवाल हैं। और क्या वाकई में अब समाधान के रास्ते खुलने जा रहे हैं? ये ऐसी कई चीजें हैं क्योंकि किसानों का आंदोलन बीते एक लंबे समय से चला आ रहा है और इन सभी चीजों को लेकर के कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अलग अलग दौर की हुई वार्ता के बाद भी कोई सकारात्मक इसका निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। गत 7 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती को समृद्ध करने के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। उसका खंडन कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। उसका फायदा भी देश भर में अनेक स्थानों पर किसानों को मिला, लेकिन बीच में किसान आंदोलन खड़ा हुआ। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मानपूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है, लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है, उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। धान जो सामान्य स्तर का है, उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65%। तो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से संकेत तो साफ दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या बातचीत से किसान आंदोलन का हल निकलने जा रहा है? ये पहला सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल क्या कानून वापसी की मांग छोड़कर बातचीत की टेबल पर क्या वाकई में अब किसान आएंगे?
क्या विवाद के हल ना होने के पीछे किसान और केंद्र में विश्वास की कमी मानी जा सकती है? ये तीसरा बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ, क्योंकि ये गंभीर सवाल हैं और इनका सवाल का जवाब हर कोई जानना भी चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस देश के अंदर जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में भी ये रुका नहीं, किसी भी तरीके से पीछे हटा नहीं, तो अब क्या आगे भी इसी तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या बातचीत के जरिए, एक बार फिर से जब चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या असल मायने में बातचीत के जरिए समाधान निकलने जा रहा है? सरकार एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसानों को बुलाएगी और समाधान के रास्ते खुल पाएंगे? और क्या जो पहले शर्त थी उन शर्तों के अंदर बदलाव किया जाएगा? और यहां क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था किसानों के द्वारा कि बातचीत तभी होगी जब इन 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाएगा, जब इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने स्टैंड अपना साफ किया हुआ है और सरकार की तरफ से ये पूरी तरीके से साफ किया गया है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। कुछ समय के लिए होल्ड अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी इस पर ये पूरी तरीके से स्थिति साफ की जा चुकी है, तो फिलहाल कानून होल्ड पर भी किए गए हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के किसान क्या मानते हैं? क्या विवाद के हल ना होने के पीछे किसान और केंद्र के बीच जो विश्वास की कमी है, क्या वो आड़े आ रही है? ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि फिलहाल देखने को मिल रही हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ किसान नेता नक्षत्र बैदवान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर गुरप्रीत संधू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत जी बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अहबाब ग्रेवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गुरप्रीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में गुरप्रीत आपसे ही करना चाह रहा हूँ, मौजूदा वक्त में आंदोलन चल रहा है और बीजेपी सरकार ये जानना चाह रही है, ये समझना चाह रही है कि जो हालात हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। आंदोलन, आम जनता भी ये जानना चाहती है कि ये जो आंदोलन चला आ रहा है इसका आखिर निर्णायक स्थिति कैसे होगी, ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? क्या बातचीत के जरिए एक बार फिर से जो सुगबुगाहट चल रही है, सरकार तैयार है बातचीत के लिए? कोई भी मसला है वो बातचीत से ही हल हो सकता है, बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। सरकार ने 11 दौर की बातचीत पहले हो चुकी और उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट की है किसान संगठनों को, नेताओं को कि आप आइए टेबल पर बैठिए। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा आप एक चीज को नकार दें कि ये सरकार कभी भी लोगों के हित के लिए काम करती है, लोगों के कोई खिलाफत के लिए काम नहीं करती। लेकिन एक राजनीति सोची समझी चाल के तहत एक माहौल बनाने की कोशिश शुरू से की गई है पंजाब के अंदर, खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह। और शुरुआत में कांग्रेस ने इसके ऊपर तेल डालने का काम किया और इस आग को और भड़काया कि आंदोलन को इस तरह का रूप दे दिया गया। और जब ये सारे आंदोलनकारी वहां पे पहुंच गए, बॉर्डर पे बैठ गए, उस वक्त इन्होंने अपने झोले में से निकाल लिए लाल झंडे, दाती थोड़े वाले, सीपीआई, सीपीएम, और एक बड़ा सोचा समझा एक गेम प्लान के तहत इसको किया गया। सरकार ने खुले मन से कहा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरप्रीत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है, सरकार ने खुले मन से कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर संभालने की व्यवस्था आपके पास है, जिम्मेदारी आपकी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से अगर कोई भी गलत काम होता है तो वो होने ना दें। अगर आप ये मानते हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता थे, तो क्यों नहीं शुरुआत में ही साफ किया? लेट मी कंप्लीट, मैं आपको सारी बात क्लियर कर देता हूँ। वहां से जाने के बाद चलो जी ठीक है, कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, एक कोई नई चीज आई है उसमें बहुत सी आपत्तियां हो सकती हैं, जो आपत्तियां उसको दर्ज करवाइए और उसको जो है निरस्त करने का काम सरकार ने कहा कि हम इसको हटा देते हैं। जो आपको चाहिए वो एक कमेटी बना के बैठिए, उसमें बताइए कि ये चीजें आपकी नहीं ठीक है, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। एक झूठा भ्रम फैला करके कि आपकी जमीनें चले जाएंगी, यहाँ पे अदानी अबानी आ जाएंगे, ये काले कानून है, ऐसे कह देने से काम नहीं चलता भाई साहब। उस काले में काला क्या है ये कम से कम क्लियर करके बताएं, काले को निकाल के साइड करें, बाकी का काम तो ठीक है। अब ये कह देना कि सारा कानून काला फलाना, मतलब ऐसे काम नहीं होते। अब क्या है, कांग्रेस ने शुरुआत में तो जो कर दिया। जब कांग्रेस के लीडरों के ही पगें उतरनी शुरू हुई, वहां पे रवनीत बिट्टू को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। वहां पे जीरा साहब गए हैं, एमएलए जीरा, उसकी भी पगड़ी उतार दी। तो ये कौन सा आंदोलन किस तरफ लेके जा रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। सो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि किसान हमारे भाई हैं,
उन भाइयों को, हमारी बहनों को आज 6 महीने से ऊपर हो गए वहां पे बैठे हुए, उनको बरगला के वहां पे इसलिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको वहां पे बैठा के रखा है। आप बातचीत की टेबल 22 जनवरी के बाद की बात हुई नहीं हुई, क्यों नहीं बात करने कोई? जब सरकार ने खुले निमंत्रण दिया, आपत्तियां मांगी, आप बताओ कि इससे चर्चा कर लेते हैं, तो जाकर के चर्चा करने की बजाय राकेश टिकैत जी और ही किसी एंगल पे चल पड़े। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ वो करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये ढंग से उसमें बातचीत करते बैठते तो मसले का हल निकल जाता। लेकिन अभी कांग्रेस को भी ये नहीं पता था कि ये इतना फैल जाएगा कि बाद में इनके गले की हड्डी बन जाएगा। आज कांग्रेस वाले, अकाली दल, सारे पार्टी, ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, समझ आ रही ये है प्रोजेक्टेड है कांग्रेस के द्वारा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा ये पूरा आंदोलन प्रोजेक्टेड है और अब ये कांग्रेस के हाथ में भी नहीं रहा है। ठीक है, मैं इस पर सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक कड़ी बना ली है। साहब, आपको इसमें क्या नजर आता है? ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस के द्वारा प्रोजेक्टेड एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था जो कि आज किया जा रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये प्रोजेक्टेड है? और आपको अब बातचीत के जरिए, आप तो पहले कह रहे थे कि 3 कृषि कानून जब तक निरस्त नहीं होंगे हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत तो आप करिए। हमसे जो गलती हुई है, जो ये तोमर साहब जिनको खेती के उड़ा आड़ा नहीं आ रहा है, और ये जो हमारे बीजेपी वाले भाई हैं, ये अपनी झंडी वाली कारें बड़ी करने के लिए, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए बार बार उनकी तारीफ करते हैं, अपने किसान भाइयों का नुकसान करने जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब एक लिमिट बना देते हैं, हम, हमारे घर में सामान पड़ा है, पैसा पड़ा है, जो मर्जी पड़ा, हमें पूरा अधिकार है हम कहाँ पैते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे उठाते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा हमारे घर में घुसेगा, उसकी लिमिट तोड़ेगा तो नुकसान तो होगा ही। जब दिल्ली का अधिकार ही नहीं है खेती कानून बनाने का, स्टेट के खेती के काम में दखलंदाजी करने का, तो उसने क्यों कानून बनाए? इस चीज़ को पहला ही मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपका राइट ही नहीं बनता है तो आपने ये कानून बनाए क्यों? दूसरा, कांग्रेस को आप क्यों ब्लेम दे रहे हैं? कानून तो आपने बनाए। बैदवान साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक है ही नहीं ये कानून, आप चैलेंज कीजिए ना कोर्ट में। कोर्ट में जाने से क्यों बचते हैं फिर? आप कोर्ट में जाइए, वहां पर अपील दायर कीजिए। कोर्ट किसका है? कोर्ट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोर्ट किसका है फिर? कोर्ट इस देश का है, इस देश की जनता का है सर। किसी जनता का नहीं है। हाँ। जनता तो एक बार आपको भरोसा नहीं है संवैधानिक व्यवस्था? आपको देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? आप सुनिए, ये सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट साहब के सभी पार्टी ये कानून लाना चाहती थी लेकिन लाई नहीं। लाई इस करके नहीं कि कभी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं था, हर पार्टी को, एनडीए को भी ये डर था। 1992 से ये प्रक्रिया जारी है, 2003 से वाजपेयी जी के राज से ये धीरे धीरे चलती रही, लेकिन एनडीए को भी डर था कि इसमें से कहीं हमारे दूसरे भाई नाराज ना हो जाएं। यूपीए को भी इतराज था, और यही 5 साल में पीछे क्यों ना ले आए ये 2014 से लेकर 2019 में, जब इन्होंने देख लिया कि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी आ गई है, 303 बंदा हमारा है, तो इन्होंने ये धक्केशाही कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले जो देश के 5-7% लोग हैं, क्या इनके अकेले के पास दिमाग है? जो बाकी दुनिया भारत में रह रही है, क्या उनके पास कोई ये समीक्षा नहीं है कि वो ठीक या गलत का निर्णय कर सकें? क्या पार्लियामेंट के बीच में बैठ के बोल देने से कोई चीज अच्छी या गलत हो जाती है? क्या बाहर पब्लिक को कोई मेरे को एक सवाल का जवाब तो दीजिए। इनसे पूछ ले, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शुरुआत में आपने कहा था कि जब तक ये 3 कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। जब 11वें दौर की बातचीत जब हुई और बेनतीजा रही, तो उसके बाद वापस जब गए तो यही कहा गया कि 3 कृषि कानून जब तक निरस्त नहीं होंगे हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। तो अब सरकार ने तो साफ कर दिया कि ये कानून जो है निरस्त तो नहीं होंगे, होल्ड पर है। अगर आपको उस दौरान बात करनी है तो टेबल पर आ सकते हैं। तो क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल रहे। नहीं, आप ये चाहते पुरानी व्यवस्था रहे? बिल्कुल रहे। तो पुरानी व्यवस्था अगर अच्छी थी तो उसमें आत्महत्याएं क्यों कर रहे थे हमारे किसान भाई? आत्महत्या क्यों इतना प्रॉब्लम दिखा रहे थे? फिर पुरानी व्यवस्था अच्छी होती तो। व्यवस्था अच्छी थी लेकिन आपकी नियत अच्छी नहीं है। आज क्यों नियत अच्छी नहीं है? सुन तो ले पहले, सुन ले पहले। आपने 72 रुपए जीरी का रेट बढ़ाया है। आपको पता है कि खेत में 150 लीटर खाली तेल चलता है, आज 4000 लीटर तेल में खर्चा बढ़ गया है। और आपके 7200 रुपए रेट बढ़ाने से हमारा 25 रुपए
25 क्विंटल पे सिर्फ 1800 हमारे पल्ले पड़ता है। आपने हमारे को इसी वक्त इसी सीजन में बाकी चीजें छोड़ दिए, सिर्फ डीजल में 1 एकड़ में 2200 रुपए का घाटा किसान को डाल दिया। आप कहते हैं खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो कीमत सूचकांक के साथ जोड़ दो खेती को। हम तो 2 साल में अपने कर्जे भी लगा देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट दे देंगे खेती में कि आपको बाहर की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। जो जितना 65% लोग हैं सरदार जी, ये सुझाव वहां दो ना कमेटी में, वहां क्यों नहीं देते आप? देते हैं तो मानते कौन है? जब लोग आ जाते हो वहां सुझाव क्यों नहीं देते हैं? मैं जरा संधू साहब को भी शामिल कर लेता हूं। संधू साहब, ठीक है, खुला निमंत्रण दे रही है आपको कि आइए, बैठिए, बैठ के बताइए क्या क्या चाहिए, लेकिन आप लोग जा ही नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? चलिए ठीक है, मैं इस पर वापस लौटूंगा, लेकिन गुरप्रीत संधू, ये सब कुछ प्रोजेक्टेड है कांग्रेस के द्वारा, ये सब कुछ प्रोजेक्टेड है कांग्रेस के द्वारा, और अब कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर है ये आंदोलन। पहले इनको चुप करवाइए जी, ये डिबेट। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जी संधू साहब बोलो तुसी। मेरी बेनती है गुरप्रीत विच ना बोली, सुन ली, फिर जो मर्जी कह ली। सत श्री अकाल, बड़े दिनों बाद मिले हैं। हाँ कोई नहीं, मेरी हुण बेनती ये है जी कि जिथों तक किसान ते किसानी का तलक है, ये मसला पार्टियां तो ऊपर उठ के है, ये ना कोई कांग्रेस है, ना कोई अकाली है, ना बीजेपी है, ना कोई भी नहीं। किसान साडा अन्नदाता है, साडियां रोटियां का मसला है, और ये देश की जिहड़ी अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ते ही डिपेंड करूगी अगे भी, क्योंकि बाकी सारियां 1.5 साल 2 साल कोविड करके ते बाकी इन्हां दी नीतियां करके इंडस्ट्रीलाइजेशन वैसे ही फेल कर चुके ने। ये पिछले 7 सालों के ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ GST ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 303 ਵੋਟਾਂ MPਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, सिर्फ किसान पर सर, संधू जी, किसान पे ही फोकस आ रहा है। हाँ। कि किसान को ये कहते हैं जी हमने बहुत बढ़िया कानून बना दिए, पिछले 7 साल से ये कहा जा रहा है दुगनी आमदनी कर देंगे, दुगनी कर देंगे। आप ये मानते हैं बीजेपी वाले कि डीजल एक इसेंशियल आइटम है एग्रीकल्चर में, उसके बगैर नहीं हो सकती एग्रीकल्चर, जिस ढंग की हमारी मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, तो उसका रेट आप कहाँ ले गए हो? और ये स्मृति ईरानी जी चूड़ियां बेचती होती थी और गैस के सिलेंडर मोटे पे उठा के घूमते थे, डीजल पेट्रोल। आज क्या हाल है? क्या जवाब है इनके पास? क्यों कर रहे हैं 68% से 70% टैक्स? अरे भाई, ये इनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है बीजेपी का, किसान मारू नीतियां हैं ये, और ये कॉरपोरेट्स को किसानी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैंड ओवर करना चाहते हैं कि उनको थाली में बना के दे दें। अडानी खरीदेगा, अडानी के साइलों में सब कुछ जमा होगा, अडानी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, रेल भी बेचनी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रेल पे होती है, और सड़कें बन रही हैं अडानी के हिसाब से, और फ्रेट के चार्जेस जो हैं। मैं तो हैरान हूँ, इस देश में कौन सी नेशनलिस्ट सरकार ऐसी होगी जो एयरपोर्ट का नाम हटा के एक देशभक्त के नाम से अडानी एयरपोर्ट या अडानी रेलवे स्टेशन रख देंगे? कौन है ये लोग? केड़े स्टेशन दा दस्यो, कौन है ये लोग? कौन से एयरपोर्ट का नाम अडानी रखा है? मैं दसदा जी, एक मिनट जेड़े एयरपोर्ट अडानी ना बोलिया करो, इन्ना झूठ नहीं चंगा हुंदा। चलो आपदे प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ बताओ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ? एक मिनट जरा, ये चुप करोगे मैं दस दूंगा। गुरप्रीत संधू जी, एक चीज जरा साफ कीजिए जी। किसानों के लिए जो मांगे हैं, और किसान नेता वैद्वान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में बने होकर के उन्होंने ये बात कही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी इस तरीके का कानून लाना चाह रहे थे, और ये चाहते हैं कि किसानों का नुकसान हो, तो वो नाखुश आपसे भी हैं। बिल्कुल गलत बात है जी, ऐसा कुछ नहीं कहा वैद्वान साहब ने। नहीं, मैं अभी कहा है उन्होंने। नो, मैंने भी सुना है। हाँ। जब यूपीए की सरकार थी, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दबाव डाल के किसानी कोई सब्सिडी खत्म करने के लिए, सब्सिडीज के खिलाफ एक WTO की जो आई थी उसको यूपीए ने अडॉप्ट नहीं किया। वजह ये कुछ भी कहे, अपनी अपनी परसेप्शन है, नहीं किया। यानी कि संधू साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले तो किसान, सुनिए नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले तो किसान खुशहाल थे, 2014 के बाद परिस्थितियां बदल गई, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं सभी को बराबर समय दूंगा।
हमारे साथ ग्रेवाल साहब भी, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। ग्रेवाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रेवाल साहब, 2014 से पहले की चीजें अलग थी, लेकिन आज व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। पहले किसान खुशहाल था, लेकिन 2014 के बाद किसान परेशान हो गया, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा मान करके चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है इसमें ये चीजें कब तक सुलझ पाएंगे? क्योंकि किसान नेता तो ये कह रहे हैं राजनीतिक दल कोई भी हो, सभी उसी में उसमें बराबर के दोषी हैं, सभी ने किसानों का हित देखा ही नहीं आज तक, सिर्फ राजनीति की है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हरित क्रांति के बाद कुछ देर के लिए प्रॉस्पेरिटी आई किसानों में, लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने किसानों का नहीं सोचा। बीजेपी सरकार जो है, जो ये कानून लेके आई है, मैं मैक्सिमम पैनलिस्ट से और लोगों से पूछूंगा कि अगर ये कृषि कानून ना आते तो हमें शायद पता भी ना होता कि तोमर साहब हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं। मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, बड़ी हैरानी की बात है। वो कहते हैं कि ना तो संसद में मुद्दा उठा, ना किसी ने हमें और इश्यूज बताए। संसद में तो आपने बहस होने ही नहीं दी, संसद में तो आपने शोर शराबे में आपने कानून पास किए। अब किसानों की रही बात, किसान सबसे लंबा संघर्ष कर रहे हैं सर देश के इतिहास का। दिल्ली के दरवाजे पर जाके बैठे हैं, 11 वार्ताएं हो चुकी हैं आपके साथ, और मैं समझता हूं कि जो किसान नेता हैं वो बहुत ही सूझवान तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जब दो पार्टीज नेगोशिएशन कर रही हैं और दूसरी पार्टी जो मेन स्ट्रॉन्गर पार्टी है वो ये कह रही है कि भाई हमने तो आपकी बात सुननी नहीं, वो मूलभूत तौर से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो दूसरे पक्ष का भी जो स्टैंड है वो हार्डन हो जाता है। अभी मैं ढिल्लों साहब सुन रहा था उनकी बातें कि पहले वो कम्युनिस्ट थे, बीच में वो खालिस्तानी बने। बदकिस्मती की बात यह है सर कि किसानों को किसानों की तरह नहीं लिया गया। देश का किसान रो रहा है, देश का किसान तंग है, और किसी भी सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि अपने देशवासियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करे, देश के और स्पेशली अन्नदाता के प्रति जो हमें खाना देता है। अब आप छोटी सी बात सुनिए, जो किसान कह रहे थे शुरुआत में कि ये एस्मा में से चीजें निकाल रहे हैं, आज बताइए सरसों का तेल दुगने रेट पे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? आज बताइए कि दालों की जमाखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? ये यहाँ से स्पष्ट जाहिर है कि जो किसान अंदेशा व्यक्त कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये अकेले हमारा नहीं, ये जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं सर, 10 करोड़ के लगभग लोग अपनी इनकम कम कर चुके हैं। लेकिन दो इनके पूंजीपति दोस्त ऐसे हैं जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अब लोगों का कारोबार तो चल नहीं रहा, सिर्फ खाना पीना चल रहा है। अब अगर खाने पीने की वस्तुएं भी डबल रेट पे बिकेंगी तो देश के लोग कहाँ जाएंगे? सच तो ये है कि किसानों को किसी भी प्रकार से कोई भी सहानुभूति नहीं मिल रही। तो तोमर साहब और मोदी सरकार अगर सीरियस है इसके बारे में तो बुलाएं, बात करें, और बात करके उनको कम से कम सिंपैथेटिक मुद्दे। एक दूसरी बात, तोमर साहब कह रहे थे कि हमने इसका इतने प्रतिशत 82%, मेरे को नहीं पता उनका मैथ्स कहाँ से बढ़ता है कि ज्वार हमने ऐसे कर दिया, बाजरा ऐसे कर दिया। अरे आप तेल तो देखिए, आप देखिए तो सही, आप लोगों को दे क्या रहे हैं? जब आप वही नहीं दे पा रहे तो फिर क्या फायदा है इस चीज का? ठीक है, तो जरा जवाब ले लेते हैं। मैं संधू साहब आता हूं आपके पास, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन गुरप्रीत जी इस पर जरा जवाब दीजिए। जी, मैं अभी ये बात ये कर रहे थे कि सरकार जो बिल्कुल किसान विरोधी है, फलां है, ढिमका है। हमने आते ही इस गवर्नमेंट ने पहले काम किया कि किसान की आमदन डबल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। उस प्रयासों में पहले तो जो किसान को ब्लैक में ये मिलती थी, ये बोरियां इसकी लाइनें लगा लगा के यूरिया की, उस यूरिया को हमने नीम कोटेड करके उसको जो है किसानों तक पहुंचाने का काम किया, जो पहले जो ब्लैक मार्केटिंग करके ये ले जाते थे फैक्ट्रियों वाले। एक बात, दूसरा हमने आते ये किया कि 6,000 रुपया एकड़ का जो है वो एक हेल्पिंग हैंड इनको दिया गया। अगर कोई कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ हुई हैं, जैसे अभी वैद्यवान साहब कह रहे थे कि 2200 रुपया बढ़ गया है, तो वो कवर करने के लिए ही 6,000 रुपया एकड़ का वो किया गया था। जो 500 रुपया महीना ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਫਸਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ 2200 ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक फसल 6 महीने की फसल है, आते फिर 3,000 रुपया। बात नहीं पहला की जनता सी, कांग्रेस ने क्या दिया था इतने सालों में? ये बता दें श्रीमान। कुछ नहीं देता, आपने 1 रुपया नहीं दिया था। कुछ नहीं देता, कुछ नहीं। आपने 1 रुपया दिया, बताओ? नहीं, कुछ नहीं देता, पर कुछ कमाल करती। एक मिनट मैंने पहला कंप्लीट कर लें तो फिर तो अपनी बारी बोलो। एक नई चीज शुरू करके एक सारे किसानों का खाता खोल के उस खाते में डालने शुरू किए। क्या हम किसान विरोधी हैं? अगर कोई सब्सिडियां थी वो सब्सिडियां बढ़ाई हैं, क्या हम किसान विरोधी हैं? इन्होंने एक शोर मचाया कि जी ये अपना जो है मंडी को खत्म कर देंगे, यहाँ पर जो सब आता है स्पोर्ट प्राइस है उसको खत्म करना चाहते हैं। उसके उल्ट जबकि हम
हर एक फसल आने के पर हमने सब्सिडी, वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, वो बढ़ाई है। और पिछले जो 3 साल पहले तो उसको कई गुना डेढ़ा किया है। मैं अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, 1.5 गुना किया है कई ऐसी फसलों के ऊपर। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो जाता है कि कुछ मानसिकता के लोग जब किसी एक का विरोध करना शुरू कर दें कि ये माड़ा 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 माड़ा, हमने कोई ऐसा आज तक, मुझे वैद्वान साहब बैठे हैं, ये बता दें कि कौन सी चीज हमने छीनी है किसानों से, कौन सी चीज है वो एक बार बता दें। आपने बड़े अच्छे काम किए, आपने बहुत सारे कदम उठाए। मैं एक मिनट सर, गुरप्रीत, अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर कितने किसान आपके साथ हैं? कितने किसान आपके इन जो स्टैंड लिए गए हैं उससे खुश हैं? कितने किसान? ये तो आपने अच्छे के लिए किया ना, तो किसानों को समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, आज आंदोलन पंजाब हरियाणा में चलो फैल गया, कुछ एरिया राजस्थान का आ गया, थोड़ा बहुत एरिया यूपी का भी आ गया, वो क्योंकि एक होता है ना, एक मैनिपुलेट हो गया। आज केरल में कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट है, वहां पर ये कानून लागू नहीं होंगे क्या? ये वहां कम्युनिस्ट अपने स्टेट में क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे? पश्चिमी बंगाल जिसकी बात करते हैं बार बार, वहां क्यों नहीं विरोध होता? या और बाकी स्टेटें हैं, वहां क्यों नहीं विरोध होता? क्योंकि यहाँ पर ये एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि 2022 में पंजाब और यूपी के चुनाव होने हैं और उत्तराखंड के भी चुनाव आने आगे, ये एक बना करके कि इसको खत्म ही नहीं होने देना आंदोलन को, इसको भड़का के रखो। नहीं तो इसमें फायदा किसका है? करने के चक्कर में इसमें फायदा किसका है? चलो आपका तो नुकसान हो गया, लेकिन इसमें फायदा आपको किसका नजर आ रहा है? अगर इन्होंने फायदा सोचना होता किसानों का, ये नेताओं ने, तो किसान के जो बैठक में जाके उसके ऊपर चर्चा करते। उसमें से बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको हटा देते हैं, आप इसको ठीक करवा लें, लेके क्यों आए थे? चलिए ठीक है, मैं एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, मैं आता हूं, ग्रेवाल साहब आता हूं। संधू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन। ठीक है गुरप्रीत, जोगिंदर यादव कौन सा किसान नेता है बताइए उसको आप। वैद्वान साहब आता हूं, आपके पास भी आता हूं। बाकियां नु गल कर लेने दो। संधू जी जल्दी से जवाब। जल्दी से क्या भैया, आप बीजेपी को तो दे रहे हो टाइम खुला, हमें जल्दी से मेरी बात सुनो ध्यान से। नहीं, आपको पूरा सभी को बराबर समय दिया है। लिसन टू मी, किसानां दे नाल जिन्ना धक्का इस सरकार ने कीता सिंस इंडिपेंडेंस किसी ने नहीं कीता। ये कहंदे आ जी दस दो ढिल्लो साहब यार बोलना है, मैं तेरे बोलना ठीक है, जरा सुन लीजिए ना, मैं तो कह रहा एक गल दसो दा सी भी आज चीज बोली किसानां को। मुंह बंद करके कान खोलो ढिल्लो साहब, मुंह बंद करके कान खोलो। संधू जी ठीक है, अपनी बात रखिए आप। मैं क्या मुंह बंद करके कान खोलो? गुरप्रीत कान खोलो। गुरप्रीत जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। हाँ जी संधू, देखो जी, ये जो ये बता रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि मेरे छोटे भाई को ना तो किसानी के बारे में कुछ पता है, अगर इसके पास कोई जमीन है तो ये एब्सेंटी फार्मर है, इसने कभी अपने खेत पे हाल जोता ही नहीं है। जो ना मैनू पता है। दूसरी गल पर्सनल कमेंट नहीं सर, जेडी नहीं संधू जी पर्सनल कमेंट नहीं, हां पर्सनल नहीं है, बिकॉज़ जो तर्क दे रहे हैं, जो ये तर्क दे रहे हैं वो तर्क बिल्कुल बेतुके है। सारा मुल्क उठा हुआ है किसानों के हक दे चौंका च लोग खड़े है, ठीक है जी। और इन्होंने 6000 रुपया साल का मोदी ने देता, ते मोदी ने इलेक्शन दे उत्ते बंगाल दे विच सारे मुल्क च पैंडेमिक नाल लखां लोक मरवाते और ओदे रज के पैसे बना के खादे बाहरले मुल्कां नूं पैंडेमिक च दवाइयां बेच के। ये काम ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ये कांग्रेस वालियां दा काम ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ है, इसलिए आपने ये सारे। यार बस कर, और तू तेरी आदत ही है बस, मैं कहीं हाथ जोड़ी ना, चुप कर जा, आधी बारी बोली ना, चुप कर। नहीं प्लीज, नहीं देखिए, सच बोल ली, देखिए मर्यादा में, शालीनता के साथ प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्लीज एक मिनट गुरप्रीत जी, एक करके तू चुप कर जा, तेनू पता लग जाऊगा सारा। संधू जी संयमित भाषा में जरा मेरी जमीन नापण आ गए हो तुसी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ वैद्वान साहब, ये अब जो नए सिरे से बातचीत, अरे सर संधू साहब जरा किसानों को भी तो सुन लीजिए, किसान नेता क्या कहना चाह रहे हैं जरा उनको भी तो सुन लीजिए, आपको भी पूरा मौका दिया है, जरा उनको भी तो सुनिए किसान नेता कहना क्या चाह रहे हैं। वैद्वान साहब, अब आपको नजर आता है कि सरकार के साथ अगर बातचीत आगे बढ़ पाती है, किसी भी तरीके से अगर कोशिश आगे बढ़ती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहला पॉइंट क्या होगा, कोई शर्त होगी क्या? मिस्टर एंकर, यू विल लिसन टू मी फॉर 30 सेकंड्स एंड देन आई विल लेट समबडी स्पीक। व्हाट इज दिस? बीजेपी का प्रवक्ता बोलता तो उसका मुंह बंद हो जाता है, मैंने गलता कर लेने दो। संधू साहब जरा आराम से।
आराम से सभी को बराबर का मौका दिया गया है, सभी को बराबर का मौका दिया गया है। सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे पे बात सुनिए। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है सर, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ कोई स्पीच नहीं चल रही है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर बात करनी है। आपके पास अगर पॉइंट है तो आप रेज कीजिए, नहीं अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप अपना पॉइंट रखिए सर। अरे यार चुप करोगे तभी रखूंगा ना। नहीं एक मिनट, ये शालीनता के साथ सर, शालीनता के साथ, संयमित भाषा में प्रदेश की जनता आपको देख रही है सर। ये बात करने का तरीका नहीं होता है, हाँ, बात करने का ये तरीका नहीं है। ठीक है, प्लीज एक मिनट जरा आप रुकिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ठीक है वैद्यवान साहब, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਟੇਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। कांग्रेस पार्टी के मेंबर सारे रौला पा के शोर मचा के आगे पाड़ के बाहर आ गए। वहां पर आपने बहस नहीं करी, चुप कर, बहस करी वहां पे। गल सुनदा कर, एवें चमचागिरी करी ना सिर तो शाम तक शर्म कर। क्या चमचागिरी? तो ये गल करो कि बहस की वही कर रहे हैं, चमचागिरी बहस करी आपने वहां पे। मैं बहस करी है, क्यों करी है बहस? वहां से भागे क्यों? कानून वापस लो, क्योंकि आपको पता था कि ये वापस लो। ना तेरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को होता है, ना तेरे प्रधानमंत्री ने होता है, ना तेरे होम मिनिस्टर होता है। दीदी ने पलटा मार के बंगाल का हाल की होया, बंगाल का हाल की होया, थोड़ा बंगाल का हाल की होया। संधू साहब शांत हो जाओ 2 मिनट प्लीज, होरा नु भी बोल लेने। ढिल्लो साहब चुप करो प्लीज। मैंने आपको मौका दिया संधू साहब, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट गुरप्रीत जी, एक मिनट गुरप्रीत जी जरा सुनिए। गुरप्रीत जी और संधू जी और गुरप्रीत जी एक मिनट प्लीज जरा शांत रहिए। बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए ना बराबर। आप ये चाहते हैं कि आपको मौका मिला तो बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। प्लीज अब जरा सुनिए, आप अब जरा बाकियों को भी सुनिए, कम से कम किसान नेता को तो सुन लीजिए। वैद्यवान साहब, अब जब बातचीत आगे टेबल पर बढ़ने वाली है तो क्या इसमें कुछ चीजें आपको लगता है कि सकारात्मक होने वाली हैं, या कोई और शर्त भी है कि अगर सरकार 3 कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करती तो बातचीत आगे बढ़ सकती है? क्या संभावनाएं हैं इस पर? हमने तो रिपील ही कराने हैं जी। मैं संधू साहब को पहले इसको गुरप्रीत ढिल्लों जी को एक उदाहरण ताजी दे देता हूँ। कारपोरेटों को ये कैसे हाथ के बीच में खेल रहे हैं। मैं माफी मांगता जी वैद्यवान साहब, मैं माफी माफी नहीं मंगनी, कमेंट का जवाब दिओ। जवाब देऊंगा जी, वो बोलने नहीं दिंदा ਤੁਹਾਡਾ बीजेपी ਦਾ चुप कर जो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ। और मैं तेरे को शर्म नहीं है, मैं माफी मांग ली। चल सर प्लीज, ठीक है गुरप्रीत जी और संधू जी प्लीज यार तुसी गरेवा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुन दो। अब वैद्यवान साहब को सुन तो लीजिए सर, किसान नेता कुछ बोल रहे हैं जरा उनको तो सुन लीजिए। किसान नेता बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए। जिप ठीक है सर प्लीज, बड़े सियाने बंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोल रहे हो, सियानी गल करते हैं प्लीज। ढिल्लो साहब ਤੁਸੀਂ चुप करो प्लीज। वैद्यवान साहब एक बड़ा छोटी जी उदाहरण है जी कि डाई का रेट 1200 तो 2400 रुपये कर दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इन्होंने 140% सब्सिडी दे दी है और ये कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट से रेट बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट में रेट कौन बढ़ाता है? उसके डायरेक्टर चेयरमैन उसको अडॉप्ट कर देता है। 65% खेती पे निर्भर हैं। तो आज तक हमारी जो कोई भी सरकार इतना यूरिया में, डाई में, फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट नहीं कर सकी कि यहाँ पे हमारे घरेलू में ही सारा काम हो, बाहरली कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। अब जो 140% सब्सिडी 14,775 करोड़ रुपया जो लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो कारपोरेट के खाते में चला जाना है। अगर बैंक का NPA माफ़ करके उनको ये लाभ पहुँचाया जाता तो किसानों ने रौला पाना था, बाकी दूसरों ने कि इनका माफ़ कर दिया जाता है, किसानों का माफ़ नहीं किया जाता कर्जा। तो इन्होंने बड़ी होशियारी से एक किसान ही नहीं, जो दूसरे भर के लोग हैं, चाहे वो सर्विस करता है, चाहे चाय की रेडी लगाता है, चाहे केला बेचता है, फ्रूट्स बोलता है, सबका जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ, जो अस्पतालों पे लगना चाहिए था, स्कूलों में लगना चाहिए था, सड़कों पे लगना चाहिए था, उस सारे को इन्होंने कारपोरेटरों के हिसाब में डाल दिया। सब्सिडी बढ़ा देते हैं, किसान को सब्सिडी नहीं मिलती, साथ में उसका रेट बढ़ा देते हैं, सब्सिडी कारपोरेट के पास चली जाती है। और जैसे ये गवर्नमेंट है, इसकी मैं फेल्योर बता देता हूँ
इन्होंने पहले ये नोटबंदी की, उसमें फेल, कोविड में ये फेल, सारी जो रेलें जो भी है सारा ये बेचते जा रही हैं। और मैं आपको कहूँगा, आपके माध्यम से हमारे को पता चले कि जितने बीजेपी के मिनिस्टर बने हुए हैं और जितने पिछली सरकार में कांग्रेस के मिनिस्टर थे, इनके शेयर हमारे को बताए जाएं कि अडानी की रिलायंस में और अडानी की रिलायंस में, अडानी के ग्रुप में, ये सैलो में सने पंजाब के जो सीएम रह चुके हैं और इसमें सीएम हैं, इनका कितना कितना शेयर है, ताकि पब्लिक को पता लगे कि ये कारपोरेट के साथ हिस्सेदार हैं या उसके विरोध में खड़ के जनता के साथ हैं। बैदवान साहब मैं सपोर्ट करता ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। हाँ जी, ठीक है। मैं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਫਲਿਕਸ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਰੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹ बैदवान साहब ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ किसान ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, चलिए आमदनी दोगुनी करने को लेकर के भी बात हो, बिल्कुल बैदवान साहब, बिल्कुल आमदनी दोगुनी करने को लेकर ये बड़ा सवाल है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। लेकिन ग्रेवाल साहब, ये जो मौजूदा वक्त पे चीजें चल रही हैं, अब बातचीत एक बार फिर से सिरे चढ़ने को है, संभावनाएं कुछ नजर आती है, इसमें क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, आपको क्या नजर आता है? बैदवान साहब, मेरी सलाह है वो बैठ के, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, मैं आपसे जवाब दूंगा। ठीक है ग्रेवाल साहब, आप अपनी बात रखिए। मैं एक लाइन ग्रेवाल साहब, ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਲੈ, ਹੁਣ ਸੁਣ लो। बैदवान साहब एक मिनट दो। सर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने किसानों की आमदन डबल कर दी। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी सर, किसानों की आमदन डबल करनी थी, पर हो क्या गया, जो रिकॉर्ड है कि आमदन डबल, मैं अभी पहले कह के हटा हूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हुई है तो इनके दो चहेतों की हुई है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा यूपी में थोड़ा थोड़ा इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अरे मध्य प्रदेश में तोमर साहब को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों ने घेरा है, बिहार में किसान सड़कों पर मक्खी लेके बैठे थे, बीजेपी के एमएलए गए, उनको पास नहीं आने दिया। राजस्थान में इतना बुरा हाल कर दिया कि बीजेपी के लोग बाहर नहीं आ सकते। ये देशव्यापी एक आंदोलन है, इसे पहली बात तो ये सीमित ना करे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं आपने आमदन डबल करनी थी। बिल्कुल सर, 2 मिनट दे रहे हो सर, 2 मिनट प्लीज। मैं ना बोलना ना मैं सुना, इतनी जथेबंदियां हैं, क्या वो एक मत है? मैं सारी गल कर बोल रहे हो, ए सिर्फ मोदी दे झूठ सुनदा। 2 मिनट नहीं कर सर, 2 मिनट बोलो। संधू साहब को बोलो वीर जी, मैंने एक लाइन पूछी है। एक कारण था कि किसानों ने एक कारण था सर प्लीज, एक कारण था कि किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी को किसानों ने नहीं आना किया, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग में बदल जाता है जो आपके सामने हो रहा है। अब सच तो ये है कि जहां पे कंसंट्रेट करने की बात है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार अड़ी बैठी है, मोदी जी कहते हैं हम एक फोन कॉल दूर हैं, चलिए ये कहते हैं इशू किसान ये जो लॉज हैं ये रिपील नहीं होंगे, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, अगर साफ नियत है, सबको पता है कि किसी भी मंत्री की इस सरकार में नहीं चलती, जो डिसीजन टॉप से आता है वही होता है। सो अगर व्हेन द टॉप मैन हैज टू टॉक, तो मोदी जी खुद क्यों नहीं बैठते किसानों लीडरों से बैठ के बात करें कि यहाँ वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो देश के किसानों से बैठ के बात भी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आमदन डबल तो क्या करनी थी सर, सरसों के तेल की कीमत डबल हो गई। जहां पे तो मंडीकरण है वहां पे तो फिर किसानों को कुछ मिल रहा है, जहां पे मंडीकरण नहीं है वहां पे तो किसानों को एमएसपी से आधा प्राइस मिल रहा है। ये डबल कहां से करने की बातें कर रहे हैं आमदन की, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मंडीकरण पे चोट जितनी भारी इन कानूनों ने मारनी है, उससे ये पता लगता है कि जिस प्रकार से बाकी के देश में, बिहार में मंडी खत्म हुई तो बिहार में 20 एकड़ जमीन का मालिक हमारे यहाँ मेरे पड़ोस में ड्राइवरी करता है, पंजाब में 20 एकड़ का मालिक खाना खाता था। लेकिन अब जिस तरह से ये अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर लेके आया जा रहा है किसानी में, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आप या तो इनके लिए काम करेंगे, आप सर इनके लिए काम करेंगे और आपके अपने हक नहीं होंगे,
इससे किसानों को खत्म कर दिया जाएगा। जरूरत थी मलहम लगाने की, जरूरत थी प्यार से बात करने की। मलहम तो क्या लगनी थी सर, उनको डंडा दिखा के बात की। बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी सरकार आजकल ये कर बैठी है कि सबको डरा के अंदर घुसा देते हैं, सीएए वालों को, 370 वालों को, सबको डरा के। अब किसान नहीं डरने वाला, उसके पास वैसे ही गवाने को कुछ नहीं है, उसके बाद ठीक है, जरा इस पर जवाब ले लेते हैं संधू साहब, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, जरा जवाब दीजिए। इनकी बात सच में निकल आई जरा इस पर जवाब पहले इन्होंने कोशिश की है जी वो सीए के ऊपर करने की, या दूसरे 370 के ऊपर आया, तो ये बड़ी देर से ऑपोजिशन सोच रही थी कि देश में हंगामा क्यों नहीं हो रहा। अब पता चला लेकर के ये एक कौम है सरदार जो है पंजाब के जट सिख, ये पीछे हटने वाले नहीं, इनको मोदी जी के पीछे लगा दो। हाँ, वो तो बेवकूफ है, वो तो बेवकूफ है, बहुत बड़ा आपने कर दिया, बेवकूफ है। तुसी कहता, मैं कहता नहीं, तुसी की बहुत बड़ा काम करता जट कमला, मोदी के पीछे गल्ला करते हो तुसी कहने पढ़े लिखे सियाने बहने क्या मैं कमला क्या क्या कमला मैं ठीक है धक्के नाल मुंह च गल्ला बोलदा तुसी। मैं तो ये कह रही हूं एक कौम है जेडी पीछे नहीं हटदी और इसलिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਚਾਬੀ। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। संधू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कम्युनिस्ट करते हैं, छोड़ो। वैद्यवान साहब मैं आता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। संधू जी, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं जी, मेरे से बीच में जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी माफी चाहता हूं। ये गुरप्रीत जी यहाँ मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये बोलना बंद नहीं करता और ये हर को काटता है। प्लीज आराम से सुनिए। पहले अगर आप किसान हितैषी हो तो आप अपनी सरकार से बोलिए कि काले कानून वापस करो, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको एक बात बता दूं, बैदवाल साहब बैठे हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, पर मैं एक बात पे कांग्रेस पार्टी छोड़ सकता हूं, किसानों के साथ खड़ा हूं। मुझे कोई पार्टी किसानों से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, ये जंग किसान जीतेगा, चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री जितनी मर्जी एरोगेंस दिखा लें, चाहे तुम्हारे तोमर जी जो मर्जी बोलना बोले। तोमर को पहले बोलो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में पढ़े। ये बोलते किसानों को बरगला के वहां पे बिठा दिया, ये के जट पीछे नहीं हटते। किसान मेतों ते तो सारे तो ज्यादा पढ़े लिखे है, वो ज्यादा सियाने हैं। तुसी आपदे गुजरात च हर थां दे उत्ते दंगे करा के, नस्ली दंगे करा के तुसी पार्टी की पावर ते ले आए हैं। बोलोगे फिर मैं टोकूंगा यार, तू सुन ला, बोल लिया आदि गुरप्रीत जी, मैनू एक तू थागा दी मिनट जरा, 84 दे गलामा पहले बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप रिएक्ट करिए। दिल्ली की संधू जी, और तू दिल्ली की जीता लिया, तू चुप करके सुन ला, फिर बोल। जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप रिएक्शन बोलो, झूठ बोलो संधू जी। हां, मोदी नु कह, सच्चे नु मोदी नु कह। अच्छा मेरी गल देखो जी, किसानां दा जिੱਥੋਂ तक मुद्दा है, किसान तो जितेगा ही जितेगा, किसान पिछे ना हटेगा। ये 24 तक ये ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੋਮਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੇਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਟ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਓਪਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। अच्छा ठीक है संधू साहब, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ देखो गुरप्रीत संधू जी, अच्छा एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आवे या ना आवे, गुरप्रीत संधू जी, एक सवाल का जरा जवाब दीजिए। किसान जितना है। देखिए, कृषि तो राज्य के अधीन का मसला है और राज्य सरकार इस पर कोई भी निर्णय ले सकती है। वैद्यवान साहब ने भी इस पर कहा है। उनका ये मानना था कि केंद्र सरकार ने इस पर कानून बना करके ये असंवैधानिक कदम उठाया है। लेकिन अगर ये राज्य का मसला है तो राज्य सरकार, खास करके पंजाब की सरकार, इस पर तो कानून ला चुकी है, तो उसके बाद भी कम से कम पंजाब के किसानों को तो संतुष्ट होना चाहिए था। अरे भाई सुनिए, ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हो आप कि हमने ला लिया, सेंटर में पार्लियामेंट का इनेक्टेड लॉ लागू होता है सारे मुल्क पे, और अधिकार तो छीन लिए इन्होंने। ये एक्ट पास करके ये कॉमर्स के तहत लाए हैं, ये मार्केटिंग के तहत लाए हैं। किसानी मार्केटिंग नहीं होती, मार्केटिंग तब होती है जब मैं अपनी फसल उगा के, वो एग्रीकल्चर है, मैं मंडी में लाके बेचता हूँ और उससे आगे आटा बनता है, वो मार्केटिंग है। किसान की फसल कहाँ से मार्केटिंग में आ गई? ये मार्केटिंग के तहत कानून लाए हैं, एग्रीकल्चर के तहत नहीं लाए हैं। इसीलिए तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि आज तक अगर सुओ मोटो अन्नदाता का नोटिस लेके वो सुप्रीम कोर्ट को खींचता नहीं है, दैट मींस इट इज नो यूज गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये मेरे को ये समझ नहीं आती, हमने 25 वहां पे नुक्ते थे, वो वापस लेने के लिए बोल दिया, फिर 25 गलतियां सी गई, बाकी मोड़ लो, दोबारा बना लो, किसानों को बेच ले लो। ये सिर्फ जिद है उस बंदे दी जिन्हें 7 साल से दाढ़ी ਵਧਾਈ है ते झूठ मारिया रज के मुल्क ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। और मुल्क ਦਾ ਦਾੜੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ,
उस बंदे दे उत्ते जो लैंदा ओदी इंक्वायरियां होनियां चाहिए। और लोकपाल ताही नहीं बुलाते, ये लोकयुक्ता ताही नहीं बुलाते, ये सारे रगड़े जाएंगे। ठीक है गुरप्रीत जी, एक मिनट, संधू जी एक मिनट, ठीक है वैद्यवान साहब, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन इसमें वैद्यवान साहब का ले रहा हूं। वैद्यवान साहब, वैद्यवान साहब, ये प्रदेश सरकार ने तो इस पर कानून बनाया है, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र का मसला अलग है, ये संवैधानिक तरीके से किया गया, लेकिन राज्य की सरकार ने भी तो कानून बनाया, तो क्या इससे संतुष्ट नहीं? और क्या वाकई में जो प्रदेश की सरकार ने यानी कि कांग्रेस की सरकार ने जो प्रदेश के अंदर कानून लाए गए हैं, क्या वो पूरे देश के लिए अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए वो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बीच में ये जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उसके बीच में रूल आउट हो जाता है जो स्टेट का बनाया हुआ कानून है, और जो उसके लिए भी बड़ा प्रावधान है। पहले ये अपना ऑब्जेक्शन देते हैं, पहले तो गवर्नर साहब उसको भेजते ही नहीं, राष्ट्रपति साहब से उसके जो स्टेट बोलती है उसको जब खत्म कर दिया जाता है, नहीं माना जाता, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। शायद बहुत लोगों को पता नहीं, वो 131 या 231 की धारा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो स्टेट है वो नहीं जा सकती। दूसरा, मैं गुरप्रीत ढिल्लों जी से बताना चाहता हूं कि आप अकेली कांग्रेस को मत दोष दीजिए। आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ में खुद कहा कि एक लाइन नु पढ़ के बैठे रहो, चुप करके बैठ जाओ, कुछ है दर को और हुन जट्टारा दम रख सुनन दा। गुरप्रीत जी जरा सुन लीजिए, गुरप्रीत जी जरा सुन लीजिए, रख वे हुन तो ये जट है ही नहीं, आडवाणी ने लेके कर दो सर्टिफिकेट लेना है, दूजी किताब लिखी हुई है, पब्लिश है, इंटरनेशनल ते बिकी हुई है, कदे पढ़िया भी करो किताब नु, घरां तो उठ के नहीं है मोदी करो, मोदी मार के। हां जी, ते मैं दा रिजल्ट दस दिना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਐਂਕਰ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ही। एक मिनट संधू जी एक मिनट जरा, गुरप्रीत जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, वैद्यवान साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको तो सुन लीजिए। एक चीज दसता दो, ठीक है नक्षत्र वैद्यवान साहब जरा एक बात और बताइए। वैद्यवान साहब एक चीज वो बताओ, एक मिनट गुरप्रीत जी, एक मिनट जरा रुकिए तो सही। बार बार ये कह दिया जाता है वैद्यवान साहब, बार बार ये कह दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये शुरुआत में भी पूछ रहे थे कि 3 कृषि कानूनों के अंदर काला है क्या। वो ये कह रहे हैं कि हम शुरुआत से लेकर के अभी तक ये पूछ रहे हैं। संधू साहब एक मिनट जरा सुनिए, बार बार ये पूछ रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों के अंदर काला है क्या, तो आप बताइए ना उनको काला क्या है। पहली बात तो जी जो इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रेड प्रोड्यूस रखा है, हमारी एग्रीकल्चर ट्रेड है ही नहीं। ट्रेड तो उसका नाम ही गलत है। ट्रेड वो होती है जो हम किसी से परचेज करते हैं और उसको आगे सेल करते हैं, आपके बीच का जो उसका प्रॉफिट है वो ले लेते हैं। हम तो अपनी चीज को मंडी के बीच में रुपये से एक्सचेंज करके अपनी जरूरत की दूसरी चीजें ले आते हैं, लोगों की जरूरत की चीजें दे आते हैं। जहाँ तक इनके कंट्रैक्ट का मतलब है, तो कंट्रैक्ट में शुगर केन के बीच जैसे हमने इन कारपोरेटों में लूटा है, आज भी हमारा बरनाले में धरना लगा है। हर 2-3 साल के बाद वहाँ पैसे के लिए धरना लगता है, लोग मरण वर्त पे बैठे हैं। और जो इनका कमोडिटी एक्ट है वो जैसे इस वक्त इन्होंने ऑक्सीजन की, ये रेमडेसिविर की मौत के मुंह में जाने वाले लोगों को पैसे बनाए, और इस सरकार ने आंखें बंद करके, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो बीजेपी थी, जैसे लोगों की लुटाई होने दिए, ऐसे ही ये कारपोरेट को जो मिडिल मैन है, लोअर क्लास मिडिल मैन है, या जो लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना चाहता है, उन लोगों को। चलिए ठीक है, मैं जरा समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। गिरिवाल साहब जरा जल्दी से 10 सेकंड में रिएक्शन, और उसके बाद मैं गुरप्रीत जी फाइनल रिएक्शन आपसे लेता हूं। गिरिवाल साहब ठीक है, 1 मिनट जरा वैद्यवान साहब, गिरिवाल जी पूछ रहे हैं, आपने ट्रेड का पॉइंट बताया है, गुरप्रीत जी 1 मिनट जरा मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन आप सुनिए तो सही जरा, गिरिवाल साहब को जरा सुन तो लीजिए। चलो वैद्यवान साहब 2 मिनट चलिए माफी के साथ मुझे रुकना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना समय दिया इंडिया न्यूज पर, लेकिन मौजूदा वक्त में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने को लेकर के कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो परेशानियां हैं, जो अभी तक आंदोलन चल रहा है, क्या उसका समाधान हो पाएगा, ये फिलहाल देखना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।